बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मैक्रोसाइटिक एनीमिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड ऑल ऑफ इट्स टाइप को हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया से। सबसे पहले मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसके अंदर हम देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो नॉर्मल से क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल की जो साइज़ की रेंज है वो है 80 to 100 क्यूबिक माइक्रोमीटर। लेकिन मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो ग्रेटर देन 100 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि ये रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है ये बढ़ता क्यों है। इससे पहले हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखा था। माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर हमने देखा था कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो लेवल है उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो अंडर 1x डिवीजन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अभी हम देखने जा रहे हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल की साइज़ की बढ़ने की जो मेन वजह है उनमें से दो बड़ी वजह है वो ये है फोलेट की डेफिशिएंसी और दूसरी है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अब किस तरह इन दोनों की डेफिशिएंसी मैक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ लीड करती है वो हम देखते हैं। जो फोलेट है ना वो नॉर्मली मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म के अंदर सर्कुलेट करता है। अब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये क्या करता है, ये अपना जो मिथाइल ग्रुप है ये ट्रांसफ़र कर देता है किसको, अपना अपना जो मिथाइल ग्रुप है वो विटामिन B12 को ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा, अब विटामिन B12 के साथ क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। अब विटामिन B12 क्या करेगा, ये भी अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देगा। ये अपना मिथाइल ग्रुप किसको ट्रांसफ़र कर देगा, होमोसिस्टीन को। होमोसिस्टीन के साथ जब ये अटैच हो गया मिथाइल ग्रुप, तो अब हम इस होमोसिस्टीन जिसने अब मिथाइल ग्रुप रिसीव कर लिया इसे हम क्या कहेंगे, मिथियोनिन। अच्छा, ये जो होमोसिस्टीन है ये भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है। और जो मिथियोनिन है ये भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है। अब ये जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना है मिथियोनिन, किसकी वजह से बना है, फोलेट और विटामिन B12 की हेल्प की वजह से। अब ये जो मिथियोनिन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसके लिए, DNA की नॉर्मल सिंथेसिस के लिए। अब किस तरीके से ये रोल प्ले करेगा, बेसिकली जो मिथियोनिन है ये इसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, ये अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है समटाइम हिस्टोन प्रोटीन को, समटाइम DNA को। तो इस वजह से ना ये जो मिथियोनिन है ये DNA के नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब मिथियोनिन नहीं होगा तो DNA का स्ट्रक्चर इम्पेयर हो जाएगा, DNA की नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होगी। अब हमने क्या करनी है, हमने करनी है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के लिए सेल का जो DNA है सारा जो प्रोग्राम है वो तो वहाँ पे है। जब सेल के जो DNA है उसकी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही तो डिवीजन क्या हो जाएगी, सेल की जो नॉर्मल डिवीजन है वो इम्पेयर हो जाएगी। अब सेल की नॉर्मल डिवीजन इम्पेयर होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो सेल है वो क्या करेगा, वो अपनी जो डिवीजन है वो कम कर देगा। यानी कि जब सेल का DNA इम्पेयर हो जाएगा तो सेल की डिवीजन नहीं हो पाएगी। अब इसके अंदर मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, ये जो हमने सारी हमने जो चेंजेस पढ़ी हैं ये बेसिकली किसके अंदर होती हैं, रेड ब्लड सेल के प्रीकर्सर सेल के अंदर। अब रेड ब्लड सेल का जो प्रीकर्सर सेल है वो डिवीजन करता जा रहा है और आफ्टर फ्यू डिवीजन वो क्या कहा जाता है, जो रेड ब्लड सेल बना देता है। अब इसके अंदर हो रही हैं सारी ये जो चेंजेस हमने पढ़ी हैं ये चेंजेस हो रही हैं। इस चेंज की वजह से DNA इम्पेयर हो गया तो इसकी वजह से क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल है वो अपनी एक डिवीजन है, वन लेस डिवीजन उसकी होती है, उसकी जो एक डिवीजन है वो कम होती है। जब रेड ब्लड सेल की नॉर्मल जो डिवीजन है फॉर एग्जाम्पल वो 5 है तो अब 4 होंगी, तो 4 होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब भी सेल की डिवीजन हो रही होती है तो सेल की डिवीजन के नतीजे में क्या होती है, एक हो रही होती है साइज मैच्योरेशन और दूसरी हो जाती है न्यूक्लियर मैच्योरेशन। साइज मैच्योरेशन का क्या मतलब, साइज मैच्योरेशन का मतलब क्या कि विद एवरी डिवीजन जो सेल का साइज़ है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और न्यूक्लियर मैच्योरेशन का मतलब क्या, सेल का जो DNA वगैरह जो है सारा मतलब न्यूक्लियर मटीरियल ज़्यादा कंडेंस होता जा रहा है। तो जब सेल की एक डिवीजन लेस होगी तो उसका साइज, सेल का साइज मतलब क्या है, सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ है। तो इस तरीके से जो विटामिन B12 है यहाँ पर फोलेट है, इनकी डेफिशिएंसी किसकी तरफ लीड कर देती है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया की तरफ। मैक्रोसाइटिक अनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ होता है। अब इसके अलावा ये जो सारी हमने जो चेंजेस पढ़ी हैं ये सम टाइम जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी होती है। और न्यूट्रोफिल्स में क्या चेंजेस आती हैं, वो होती हैं हाइपर सेगमेंटेड। तो उन न्यूट्रोफिल को हम क्या कहेंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है। इसके अलावा ये सम टाइम जो एपिथेलियल सेल हैं, स्पेशली रैपिडली डिवाइडिंग एपिथेलियल सेल्स, उनके अंदर भी चेंजेस हम देखते हैं।
तो ये था मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में ओवरव्यू कि उनके अंदर सबसे पहले हम देखा साइज़ बड़ा होता है, फिर हमने देखा क्यों होता है और किस तरीके से उनका जो साइज़ है वो साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। अभी हमने देखना है कि अगर विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी वाला जो की वजह से एनीमिया हो रहा है, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, तो वो कैसे डिफरेंस है फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले मैक्रोसाइटिक एनीमिया से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो रहा है उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं। अच्छा, फोलेट डेफिशिएंसी, सबसे पहले फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों हो रहा है, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों हो रहा है फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, ये तो आम सी बात है। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फोलेट की डेफिशिएंसी क्यों होती है। फोलेट की डेफिशिएंसी, फोलेट नॉर्मली हम कहाँ से इंटेक करते हैं, नॉर्मली हम इंटेक करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट से। अच्छा, ये तो हमारा नॉर्मल इंटेक का सोर्स हो गया। अब विटामिन अब अभी हम देखने लगे हैं कि जो डेफिशिएंसी है इसकी काज क्या है। सबसे पहली तो ऑब्वियस काज है कि हमारी जो डाइट है वो पुअर है। पुअर डाइट की वजह से जो हमारा जो इंटेक है फोलेट का वो नहीं हो पा रहा, एक वजह होगी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो डिमांड है बॉडी के अंदर, हम जो नॉर्मल हमें फोलेट चाहिए थी हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी हो सकती है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, किसी भी इस तरह की कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो डिमांड है वो फोलेट और विटामिन B12 की स्पेशली फोलेट की अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बढ़ गया। अब फोलेट की डिमांड बढ़ गई है लेकिन हमने सप्लाई नहीं बढ़ाई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर इसके अलावा पुअर डाइट हो गया, स्पेशली इसके अलावा जो एल्डरली पीपल और एल्डरली पीपल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर कुछ जो एल्कोहलिक्स पर हैं उनके अंदर भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब किसी भी वजह से क्या होगी, या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो उसके बाद हमें पता क्या होना है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो गया तो जो मिथियोनिन है वो नहीं बन पाएगी। मिथियोनिन नहीं बन पाएगी तो डीएनए की जो सिंथेसिस है वो इम्पेयर हो जाएगी, और डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर की वजह होने की वजह से जो सेल की जो डिवीजन है वो वन लेस होगी। सेल की डिवीजन लेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया। अच्छा, एक और बात जो हमने डिस्कस करनी है कि जो फोलेट है वो जजनम के अंदर, जजनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। और एक और बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फोलेट है इसके जो रिजर्व्स हैं वो इतने ज़्यादा तादाद के अंदर नहीं होते। यानी कि अगर हम फ्यू मंथ्स फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, अगर हम 3 मंथ्स जो फोलेट है उसकी इंटेक नॉर्मल नहीं कर रहे, उसकी इंटेक हम नॉर्मल से कम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फोलेट है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर रिजर्व है वो 3 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ड्यू टू एनी रीज़न फोलेट की डेफिशिएंसी होगी और मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया, तो हम देख रहे हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल होंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। मैक्रोसाइटिक आरबीसीज होंगे। फिर इसके अलावा न्यूट्रोफिल हैं, हाइपर स्कीमेटिक न्यूट्रोफिल हो सकते हैं, हाइपर स्कीमेटिक न्यूट्रोफिल। फिर इसके अलावा सीरम के अंदर जो फोलेट है उसका लेवल जो है वो कम होगा। और इसके अलावा जो होमोसिस्टीन है, होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फोलेट और विटामिन B12 अगर होगा तो होमोसिस्टीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिथियोनिन। जब ये नहीं है तो उसका मतलब यह है कि जी कन्वर्जन नहीं हो रही, होमोसिस्टीन का लेवल जो इंक्रीज़ होगा। जो होमोसिस्टीन बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है। फिर इसके अलावा एक और इसके अंदर ग्लोसाइटिस विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग वो भी हो सकती है। ये क्यों हो सकती है, क्योंकि आपको बताया था कि जो एपिथेलियल सेल है समटाइम उनके अंदर भी ये जो चेंजेस हैं वो हो सकती हैं। और इन चेंजेस की वजह से क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल है उनका जो डीएनए है वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा, और डीएनए सिंथेसिस की वजह से जो एपिथेलियल सेल है उनकी प्रॉपर ग्रोथ यानी कि डिवीजन वगैरह नहीं हो पाएगी, और इस इम्प्रॉपर डिवीजन की वजह से क्या होती है, एपिथेलियल सेल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके नतीजे में क्या हो जाता है, ग्लोसाइटिस जी। और इसके अलावा जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड का जो लेवल है वो क्या होता है, नॉर्मल। अब ये हमने क्यों डिस्कस किया, जब हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, जब वो हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमने क्यों देखा है कि मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल इनके अंदर नॉर्मल होता है। तो ये फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया है उसके फीचर्स हो गए। अभी हम देखने जा रहे हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा उसके अंदर क्या होगा। जी होगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अच्छा,
सबसे पहले इसके अंदर भी हम देखेंगे कि विटामिन B12 हम इंटेक कैसे करते हैं। विटामिन B12 जो है वो मोस्टली जो हम एनिमल सोर्सेज हैं, वो एनिमल सोर्सेज जो हम प्रोटीन ड्राइव करते हैं, एनिमल डराइव्ड जो प्रोटीन है उसके साथ क्या अटैच होता है, नॉर्मली अटैच होता है विटामिन B12। अच्छा, हमने कोई एनिमल सोर्स इंटेक किया, एनिमल प्रोटीन सोर्स इंटेक किया जिसके साथ क्या बाइंड है विटामिन B12। जब हमने इंटेक किया तो सलाइवा जब माउथ के अंदर आएगा, ओरल कैविटी के अंदर, तो जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर डिफरेंट जो एंजाइम प्रेजेंट है, स्पेशली जिनमें आता है अमाइलेज क्या करेगा, विटामिन B12 को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा किससे, इस एनिमल ड्राइव प्रोटीन से। अब इसकी वजह से क्या होगा, विटामिन B12 तो अलग हो गया। अच्छा, अब विटामिन B12 ओरल कैविटी के अंदर सेपरेट हो गया, फिर इसके साथ ये बाइंड कर देगा विटामिन B12 किसके साथ, और बाइंडर के साथ। अच्छा, अब ये विटामिन B12 और बाइंडर बाइंड करके ये अब जो GIT का ट्रैक का जो नॉर्मल पाथ है फॉलो करेंगे। मतलब ये है कि माउथ ओरल कैविटी से जाएंगे, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, और स्टमक से होते हुए कहाँ पे आ जाएंगे, डुओडेनम के अंदर। अच्छा, डुओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जी आ गया। डुओडेनम के अंदर क्या होता है, डुओडेनम के अंदर डिफरेंट पेनक्रियाटिक इंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब वो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स क्या करेंगे, वो पेनक्रियाटिक इंजाइम डुओडेनम के अंदर जो ये जो कम्प्लेक्स है विटामिन B12 का और आर बाइंडर का, इसे सेपरेट कर देंगे। एज रिजल्ट आर बाइंडर जो वो अलग हो जाएगा, और बाइंडर अलग हो गया, और जो विटामिन B12 है जो हमें चाहिए ये अलग हो गया। अच्छा, अब विटामिन B12 सेपरेट हो गया। अच्छा, अब विटामिन B12 डुओडेनम के अंदर सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद ये बाइंड कर जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। इंट्रिंसिक फैक्टर, अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सिंथेसाइज करते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर डुओडेनम के अंदर विटामिन B12 के साथ बाइंड करेगा, और डुओडेनम से होता हुआ जाएगा जजनम के अंदर, जजनम के बाद ये जाएगा इलियम के अंदर, और इलियम के अंदर इसकी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगी, और इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली ब्लड के अंदर आ जाएगा। जब हमने फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फोलेट है उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, जजनम के अंदर, लेकिन जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है इलियम के अंदर। तो ये सारे पाथवे से हमारी जो बॉडी है, हमारे जो स्पेशली ब्लड है, ब्लड के अंदर विटामिन B12 आ गया है। अब हमने देखा विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो क्यों होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो हमने नॉर्मल पाथ सारा फॉलो किया, इनमें से यानी कि जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन का पाथ है जो हमने फॉलो किया है, इसमें इस पूरे पाथ में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आ गया तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सबसे पहला जो इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन है डेफिशिएंसी की वो है परनीशियस एनीमिया। अच्छा, परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, परनीशियस एनीमिया के अंदर ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होती है किसकी, इंट्रिंसिक फैक्टर की। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डिस्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से विटामिन B12 और जो है वो इलियम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो बेशक हमारी जो GIT ल्यूमन है इसके अंदर विटामिन B12 मौजूद है, लेकिन हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच रहा, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है, परनीशियस एनीमिया विच ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक और क्या वजह सकती है, और कहीं भी इस पाथवे में डिस्टर्बेंस आ गया, फॉर एग्जांपल जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है, अगर ये पेनक्रियाटिक एंजाइम है नहीं प्रेजेंट, यानी कि कोई जो पेनक्रियाज है वो अपना वर्क नहीं कर रहा, पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है। अच्छा, पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम वगैरह वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो डुओडेनम है इसके साथ डुओडेनम के अंदर जो विटामिन B12 और आर बाइंडर सेपरेट हो जाए, सेपरेशन नहीं होगी तो विटामिन B12 आगे जाके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, फिर ना एब्जॉर्प्शन वगैरह होगी, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम की इंसफिशिएंसी हो सकती है। फिर इसके अलावा जो इलियम है वो आर्गन जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया विटामिन B12 की, अगर इससे कोई डैमेज वगैरह आ गया है तो इसके नतीजे में भी क्या हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। फिर इसके अलावा ऑब्वियस अगर हम विटामिन B12 की इंटेक ही प्रॉपर नहीं करके, विटामिन B12 की जो इंटेक है वही प्रॉपर नहीं, यानी कि डाइट के अंदर विटामिन B12 हम नॉर्मल नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अच्छा, फिर इसके अलावा जो और विटामिन B12 से रिलेटेड हमने बात डिस्कस करनी है वो ये है कि विटामिन B12 के फोलेट डेफिशिएंसी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि फोलेट के जो रिजर्व है हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते, और विद इन मंथ 3 मंथ से ज़्यादा अगर हम फोलेट इंटेक वगैरह ना करते रहे नॉर्मल, तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। लेकिन विटामिन B12 के जो रिजर्व्स हैं वो
फोलेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसके तो अगर हम मे बी 1 ईयर तक भी अगर हम विटामिन B12 की नॉर्मल टेक वगैरह ना करें तो भी हमारी बॉडी के अंदर जो रिजर्व है वो नक होगी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब अगर ड्यू टू एनी रीज़न विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गया तो फीचर क्या होंगे? मोस्टली सारे फीचर सेम ही होंगे, बस एक में डिफरेंस आएगा। क्या फीचर होंगे? वही मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल होंगे, मैक्रोसाइटिक RBCs आ गया, वही हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे। अच्छा, उसके फोलेट डेफिशिएंसी के एनीमिया के अंदर फोलेट का डेफिशिएंसी थी, इसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाएगी। फिर इसके अलावा वही क्या उसका नाम है ग्लोसाइटिस वगैरह इसके अंदर भी होगी। फिर होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो इसके अंदर भी इंक्रीज होगा क्योंकि होमोसिस्टीन की मिथ्योनिन के अंदर कन्वर्जन नहीं हो पा रही। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने स्टडी करना है वो ये है कि इनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है इसका लेवल इंक्रीज होगा। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल था, इसके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी के एनीमिया के अंदर मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो। क्यों कि नॉर्मली जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल CoA कोएंजाइम A के अंदर, और ये कन्वर्जन कौन करवाता है? विटामिन B12। अब अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड सक्सिनाइल CO में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जिससे हमें पता चलता है कि फोलेट की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अगर फोलेट की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा। अब मिथाइल मेलोनिक एसिड क्या करता है? ये स्पाइनल कार्ड को डैमेज करता है, स्पेशली जो स्पाइनल कार्ड के अंदर नर्व्स वगैरह है उनकी डीमाइलिनेशन करवाएगा। और उस डीमाइलिनेशन की वजह से जो इन नर्व्स का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा। कौन कौन से फंक्शन इम्पेयर हो सकती है? एक हो सकता है पुअर प्रोप्रियोसेप्शन। अच्छा, पुअर प्रोप्रियोसेप्शन का क्या मतलब है? प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है कि स्पेस के अंदर हमारी बॉडी का जो भी पार्ट है उसकी हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन, हमारी बॉडी को इन्फॉर्मेशन का जो पता होना है ना, उसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो हाथ है इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, स्पेस के अंदर मूव कर रहा है कहीं भी, लेकिन मेरा जो माइंड है उसे पता है कि मेरा जो हाथ है वो किधर है। मैं अपना हाथ या कोई भी बॉडी का आर्गन जहाँ पे भी मूव करूँ स्पेस के अंदर, तो मेरी बॉडी को, मेरा माइंड है उसे इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरा जो बॉडी का पार्ट किधर मूव कर रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन। जब स्पाइनल कार्ड की डीमाइलिनेशन होगी तो उसकी वजह से जो प्रोप्रियोसेप्शन का जो प्रोसेस है ये पुअर हो जाएगा। फिर इसके अलावा स्पास्टिक पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिसिस विच इज़ इनकम्प्लीट पैरालिसिस। फिर इसके अलावा जो वाइब्रेटरी सेंसेशन है वो भी पुअरली ट्रांसफर वगैरह होगी। तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है उसके जो मेन फीचर्स हैं वो हैं। अभी सारे प्रोसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल है उनका जो साइज़ है वो ग्रेटर दैन 100 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। और ये क्यों होता है? इसकी जो मेन रीज़न है वो फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे हम मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। अब किस तरीके से जो फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मैक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ लीड करती है वो ये है कि जो फोलेट है वो नॉर्मली मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में सर्कुलेट करता है और ये अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देता है। इसको विटामिन B12 अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है होमोसिस्टीन को, और होमोसिस्टीन आफ्टर रिसीविंग मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाती है मिथायोनिन के अंदर। मिथायोनिन क्या होती है? DNA सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब DNA की सिंथेसिस नॉर्मल नहीं हो पाएगी तो जो सेल की जो डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जो सेल हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी वन लेस डिवीजन होगी और उनकी वजह से उनका साइज़ क्या हो जाएगा? साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से जब रेड ब्लड सेल के अंदर ये चेंजेस होंगी तो वो किस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मैक्रोसाइटिक RBCs की वजह से, और इसी हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर न्यूट्रोफिल के अंदर ये चेंजेस हो रही हैं तो क्या होगा? वो हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समटाइम जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर भी ये चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था
कि जो फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है उसके क्या फीचर हैं। उसके सबसे पहले तो यह है कि फोलेट की उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है। फोलेट हम टेक करते हैं ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट से। अगर हम पुअर डाइट कर रहे हैं या हमारी डिमांड बढ़ गई, अब सप्लाई पूरी नहीं हो रही, या जो एल्डरली लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर भी इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर अल्कोहलिक्स वगैरह इनके अंदर भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। किसी वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और नॉर्मली फोलेट की अब्जॉर्प्शन होती है जिस्म के अंदर, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो फोलेट के रिजर्व हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, और 3 मंथ से ज़्यादा अगर फोलेट की डेफिशिएंसी रहे तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। फीचर्स क्या थे, मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल, हाइपरस्किमेटेड न्यूट्रोफिल, फोलेट का लेवल डिक्रीज होगा, होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज होगा, ग्लोसाइटिस होती है विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, और लास्ट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मिथाइल मेलानिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है उसके क्या फीचर्स हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि नॉर्मली हम जो विटामिन B12 है वो एनिमल ड्राइव प्रोटीन के साथ ही बाइंड होती है, और ओरल कैविटी के अंदर हम माइलेज जो एंजाइम है सलाइवरी माइलेज वो विटामिन B12 को सेपरेट कर देता है प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन से, और विटामिन B12 के साथ बाइंड कर देता है और बाइंडर के साथ। और ये जो कम्प्लेक्स है ये जजनम तक पहुंच जाता है, और जजनम के अंदर पेनिकेटिंग एंजाइम दोनों कम्प्लेक्स को अगेन सेपरेट करता है, और विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करती है, और उसके बाद इलियम तक पहुंच के इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये इसके नॉर्मल एब्जॉर्प्शन का पाथवे आ गया। फिर हमने देखना है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। डेफिशिएंसी की जो मेन वजह है वो पर्निशियस एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि जो सेल गैस्ट्रिक पैरेटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं मौजूद होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। फिर इसके अलावा पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है। फिर इसके अलावा इलियम का जो डैमेज है वो भी इसकी रीज़न हो सकता है। अच्छा, आप किसी वजह से जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। एक तो ये बात है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ये इसके रिजर्व हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इतनी जल्दी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। फिर इसकी जो क्लिनिकल फीचर हैं वही नॉर्मल मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल, हाइपरस्किमेटेड न्यूट्रोफिल, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, क्लोसाइटिस होगा, होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इसके अंदर मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि मिथाइल मेलानिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मली सक्सिनाल 3-OA में, किसकी हेल्प के साथ, विटामिन B12 के साथ। अगर विटामिन B12 नहीं है तो ये कन्वर्जन नहीं होगी और मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड इनकी डीमाइलिनेशन करवाएगा, जिसकी वजह से पुअर प्रोप्रियोसेप्शन होगी, स्पास्टिक पैरालिसिस वगैरह होता है, और इसके अलावा जो पुअर वाइब्रेटरी सेंसेशन है वो भी होंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में।